हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल के अंतर्गत हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पॉलिटी या भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन देख रहे थे और इसमें हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही यह सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वह व्यापम हो, एमपीपीएससी, एमपीएसआई या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अदर स्टेट पीएससी, उन सभी में यह क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो हम इनको देखते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम टॉप 13 क्वेश्चन लेके आए हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना एवं उसके स्रोत से। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम भारत की प्रस्तावना और इसके स्रोत के टॉपिक को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भारत। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत उल्लेखित है। ऑप्शन बी भारतवर्ष। तो भारतवर्ष नाम संविधान में उल्लेखित नहीं है, यह प्राचीन नाम है और भरत वंश के राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष रखा गया था। ऑप्शन सी इंडिया। तो इंडिया भी नाम भारतीय संविधान में भारत का वर्णित है। ऑप्शन डी हिंदुस्तान। तो जो अंग्रेज लोग होते थे वह भारत को हिंदुस्तान कहते थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जिसमें ए और सी दोनों दिया है, अर्थात भारतीय संविधान में भारत एवं इंडिया दोनों नाम दिए हुए हैं। तो इसका 5th नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 15 नहीं, 18 नहीं, 22। तो भारतीय संविधान क्रम अनुसार अर्थात 1 2 3 करके ऐसे क्रम अनुसार 22 भागों में वर्णित है। जबकि इसके अगर वैसे अलग अलग भाग के बारे में बात करें, जैसे कोई भाग जैसे भाग 4 का भी है, तो उस प्रकार से इसमें 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया था? 140, 150, 170 या 200? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की 200 धाराओं को अक्षरशः या कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत इसमें दिए गए हैं, जैसे हम भारत के लोग और कई ऐसे स्रोत इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट, शासन के ध्येयों का विवरण। तो इसमें शासन के ध्येयों का भी विवरण है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, जो भी शासन या सरकार के उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनका विवरण इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, 3rd नंबर का ऑप्शन, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करने की तिथि। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह तिथि दी हुई है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। 4th देखते हैं, संविधान को लागू करने की तिथि। तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यह तिथि संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? नंबर 1 जनता, 2nd मतदाता, 3rd राष्ट्रपति और 4th संसद। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना की पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा निर्मित उन्हीं का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान के लोकतंत्र को हम देखते हैं, संवैधानिक लोकतंत्र। संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब होता है संवैधानिक रूप से लोगों का तंत्र। 2nd संवैधानिक राजतंत्र,
कार्य तो संविधान के अनुसार हो, लेकिन वहाँ पे किसी राजा का शासन चले, संवैधानिक राजतंत्र। वंशानुगत लोकतंत्र, यहाँ पे राज्य अध्यक्ष वंशानुगत हो। 4th नंबर का ऑप्शन लोकतांत्रिक गणराज्य, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है भारत का संविधान भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करेगा। और लोकतांत्रिक राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हैं। साथ ही गणराज्य शब्द जो इसका सेकंड वर्ड है गणराज्य, गणराज्य से तात्पर्य है ऐसे राज्य से है जिसका मुख्य निर्वाचित होगा, प्रमुख है, अर्थात जो राज्य का प्रमुख होगा जैसे राष्ट्रपति वह निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में अपनाया गया है? राजनैतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र या उपरोक्त सभी? तो राजनैतिक लोकतंत्र को अपनाया गया है, साथ ही आर्थिक सामाजिक तीनों प्रकार के लोकतंत्र को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा नहीं दी गई है, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इन्हें भी संज्ञा नहीं दी गई है, यह सिर्फ सरकार के दायित्व है, यह सरकार को मात्र उपदेश के तौर पर दिए गए हैं। संविधान के सभी अनुच्छेद, तो संविधान के सभी अनुच्छेदों को भी किसी ने भी आत्मा की संज्ञा नहीं दी है। प्रस्तावना, तो संविधान के प्रस्तावना को उसकी संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से यह भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, इसका प्रभाव भारत की संविधान की प्रस्तावना में दिखता है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व 3 शब्द फ्रांसीसी क्रांति से ही ली गए हैं। अमेरिकी क्रांति 1776, तो मौलिक अधिकार एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी प्रभाव अमेरिकी उसमें प्रस्तावना में दिखता है। बोल्शेविक क्रांति रूस की क्रांति को कहा जाता है जो 1917 में हुई थी, और समाजवाद के कुछ लक्षण भी प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। चीनी क्रांति, तो चीनी क्रांति का प्रभाव प्रस्तावना में किसी भी रूप से दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो यह मूल भारतीय संविधान के अनुसार पूछा है, ना कि वर्तमान संविधान अर्थात संविधान संशोधन के पहले का। तो ऑप्शन 1 प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात इसका तात्पर्य है प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, तो किसी भी राज्य या भारत राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, जहाँ पे जनता का शासन हो। गणराज्य, जहाँ का राज्य अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता हो। ऑप्शन 2 प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। ऑप्शन 3 प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और 4 प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह मूल भारतीय संविधान के अनुसार पूछा है, तो इसका आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन पहले का है, जबकि 42वें संविधान संशोधन के बाद समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए हैं। तो अब यह पूरा इसका नाम है, यह लाइन इस प्रकार से है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के पश्चात भारत है एक, जिसको हम डिस्कस अभी हमने किया था। तो भारत है अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
क्वेश्चन नंबर 12, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, तो यह शब्द जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा और सभी धर्मों को पालन करने की सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता है। समाजवादी, समाज के कल्याण के लिए समाजवादी शब्द जोड़ा गया है जिसमें सभी का कल्याण होगा। यह संसाधनों का सामूहिक हित में बंटवारा किया जाएगा। गुट निरपेक्षता, तो गुट निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 4, एकता और अखंडता, तो एकता और अखंडता शब्द भी 42वें संविधान द्वारा भारत की उद्देशिका में जोड़ा गया है या प्रस्तावना में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के अनुसार भारत, ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन 2 अर्धसंघ, थर्ड राज्यों का संघ। तो भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात राज्यों से मिलकर ही भारत बना है और इसमें किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही भारत का नाम इंडिया एवं भारत अनुच्छेद 1 में दिया गया है और उसी में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, अर्थात यहाँ पे जो अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष होगा वही मुख्य रूप से कार्य करेगा या वास्तविक कार्यपालक वही होगा। सेकंड, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक, यहाँ पे भी जो वास्तविक कार्यपालक है वह राष्ट्राध्यक्ष होगा। सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली, इसमें जो मंत्रिमंडल का गठन होगा या मंत्रिमंडल जो होगी वह सामूहिक रूप से शासन व्यवस्था को संचालित करेगी। 4, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत ना होकर मनोनीत हो, मतलब निर्वाचित होगा, जबकि ब्रिटिश की संसद में राष्ट्राध्यक्ष राजतंत्र है, अर्थात वहाँ पे वंशानुगत है। लेकिन भारत में संसदात्मक प्रणाली तो अपनाई गई है परंतु यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होता है। साथ ही जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका प्रमुख राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के ढांचे को स्वीकार किया गया है क्योंकि इसमें एक न्यायालय के गठन का प्रावधान था। साथ ही केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी और जो गवर्नर जनरल था उसको व्यापक शक्तियाँ दी गई थी, तो इसी के ढांचे को स्वीकार किया गया है भारत में। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो भारत की संसदीय प्रणाली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। सेकंड ऑप्शन कनाडा नहीं, दक्षिण अफ्रीका का भी प्रभाव नहीं दिखता है, जबकि भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और ब्रिटेन का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आयरलैंड, नीति निर्देशक तथ्यों के सिद्धांत की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संघात्मक शासन व्यवस्था, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की प्रेरणा ली है हमने। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे संघीय व्यवस्था प्रभावित है क्योंकि यहाँ से संघात्मक शासन प्रणाली की प्रेरणा ली है। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था के कुछ तत्व हमने ग्रहण किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से संघ सूची के हमने प्रावधान लिए हैं। साथ ही दक्षिण अफ्रीका से हमने कोई भी प्रावधान संविधान में ग्रहण नहीं किया है।
दक्षिण अफ्रीका से केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, इससे संघीय व्यवस्था पर कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? ऑप्शन नंबर 1 सोवियत संघ, सोवियत संघ से मूल करतब लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध की प्रेरणा ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संघात्मक शासन व्यवस्था ली है, जबकि कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था की प्रेरणा ली है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची संविधान में जोड़ी है। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन 1 दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 2 जर्मनी के बीमर संविधान, ऑप्शन 3 कनाडा, ऑप्शन 4 सोवियत संघ। तो हमने जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन संबंधी उपबंध लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन 1 संघीय शासन व्यवस्था, तो यह अमेरिका की देन है। मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, यह तीनों तत्व हमने अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन 1 आयरलैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जर्मनी के बीमर संविधान और 4 फ्रांस। तो जर्मनी के बीमर संविधान के द्वारा हमने मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान लिए हैं और इसी से हमने आपात संबंधी उपबंध भी भारत के संविधान में जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली और डी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है और यह संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार या मौलिक संविधान नहीं है, क्योंकि मौलिक का मतलब होता है जो हमें प्रकृति प्रदत्त होता है। यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है। तो हाँ, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, यह दूसरे देशों के संविधान की अक्षरशः नकल है। नहीं, यह दूसरे देशों के संविधान की अक्षरशः नकल नहीं है। कुछ प्रावधान ग्रहण किए गए हैं, लेकिन उन्हें भी संशोधन के साथ जोड़ा गया है। भारत का संविधान अत्यंत लचीला है। नहीं, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक या लचीला कम, कठोर अधिक। तो भारतीय संविधान कठोर कम है, लचीला अधिक है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कठोर एवं लचीला संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर डिपेंड करती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक मौलिक संविधान है। नहीं, वकीलों का स्वर्ग, विकासशील संविधान, तानाशाही संविधान। तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप है एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान संरचना में संघात्मक, अर्थात जो यहाँ की संरचना है वह संघात्मक है। यहाँ पे केंद्र मुख्य है तथा केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन है। भावनात्मक एकात्मक, अर्थात यहाँ पे कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र के पास ही निहित हैं या केंद्र में ही उनका समायोजन है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1, 2, 3 या 4। तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होता है। इसमें अमेरिका के समान 2 प्रकार की नागरिकता नहीं है, जहाँ पे राज्यों की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि केवल संसद को संविधान संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। सही।
कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के निर्देशन पर होता है। इस प्रकार से यह सभी कारणों के कारण भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का तात्पर्य क्या है? भारत का राज्य अध्यक्ष वंशानुगत होगा, तो भारत का राज्य अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है, निर्वाचित होता है। सेकंड ऑप्शन, भारत का राज्य अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाएगा, तो भारत का अध्यक्ष जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। भारत का राज्य अध्यक्ष सरकार द्वारा चुना जाएगा, नहीं, सरकार द्वारा ही चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 4, भारत का राज्य अध्यक्ष मनोनीत होता है, तो भारत का राज्य अध्यक्ष मनोनीत नहीं होता है। ऑप्शन 2 और 3 सही है। इसको ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भारत का राज्य अध्यक्ष होता है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब होते हैं जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो सरकार में शामिल होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।